अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर एक बार हम आपके सामने एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जिनका तारुफ करते हुए मुझे बेहद मसरत हो रही है। लेकिन मैं उनके तारुफ से पहले आपसे एक दरख्वास्त ज़रूर करना चाहूँगा कि आप तमाम नाज़रीन को आज मालूम है कि सोशल मीडिया का दौर है, उसी सोशल मीडिया के ज़रिए से हम ये इंटरव्यू आप तक लेकर आए हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर देंगे तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा। ना कि मेरा, बल्कि मैं तमाम यूट्यूबर्स के लिए भी दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों की मेहनत से आप लोगों तक जो वीडियोस पहुँचते हैं, आप उसको देख कर एंटरटेन करते हैं, उन लोगों को भी हौसला मिलेगा। तो बराए करम अपनी थोड़ी सी मेहनत एक टिक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन किसी का दिल टूट सकता है। तो बराए करम इन तमाम चीज़ों को भी आइंदा ख्याल रखें। तो आइए मैं अब इस्तकबाल करता हूँ जनाब राहत सुल्तान साहब का, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान के कई गोशों में काम किया। उसके बाद आपने रुख किया दीगर ममालिक का, वहाँ पर भी एक लंबा अरसा आपने काम किया, अपनी फैमिली के साथ वहाँ एक वक्त गुजारा और अपने तमाम ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आज फिर आप अलीगढ़ अपने आबाई वतन में वापस आ चुके हैं। आने के बाद में आपने जो आवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया है, बहुत ही सराहनीय है। इंसानियत फाउंडेशन के ज़रिए से आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है। आइए इसी मौजू पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। राज साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया शम्सू भाई। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो बात मैंने अभी बताई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप फिर से दोहराएं कि आपकी जर्नी किस तरह से अलीगढ़ से शुरू हुई, तालिब इल्म के ज़माने से, और वापसी अलीगढ़ आने तक का सफ़र कैसा रहा। बड़ा मुख्तसर सा सफ़र है हमारा। चुंगी के स्कूल से नंबर 16 स्कूल ऊपरकोट में हुआ करता था, मोहल्ला बनी इसराइलान में जी वहाँ इब्तिदाई तालीम 4वीं क्लास तक। उसके बाद यूनिवर्सिटी का स्कूल आ गया, AMU सिटी ब्रांच स्कूल काजीपाड़े में। जी फिर उसके बाद सिटी स्कूल हाई स्कूल में आ गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आ गए। माशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ ने जो है वो रास्ते बनाते चले गए, इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर ये है कि नौकरी का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में गए, दिल्ली में शुरू किया अपना कैरियर। DDA में हमारी प्लेसमेंट हुई। शुरू में पहले प्राइवेट कंपनी के अंदर एक शाहपुर जी पालन जी एयरपोर्ट बना रही थी दिल्ली का, जी उसमें हमारा प्लेसमेंट हुआ। फिर वहाँ से सरकारी नौकरी मिल गई, यहाँ पर आ गए हम। लेकिन उसमें आगे प्रमोशन ना होने की वजह से जेई हमने ज्वाइन किया था, जूनियर इंजीनियर। तो हम इंटाइटल थे मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन के लिए। तो जब प्रमोशन नहीं हो रहा था तो फ्रस्ट्रेशन हुआ, फिर हम DDA छोड़ करके फिर हम EPIL इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड में आ गए। वहाँ पर अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने अलग अलग सिटीज़ में किए, हैदराबाद में, नोएडा में, कलकत्ता में, जमशेदपुर में। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र्स की जो इश्यूज थे उससे फिर हमने सोचा चलो कहीं कुछ और। अपना कंस्ट्रक्शन किया दिल्ली में, हमने एक कंपनी बनाई थी। ओके। हाँ, वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत किया अपना, उसमें 7-8 प्रोजेक्ट्स किए। फिर उसके बाद हम चले गए सऊदी अरेबिया। 23 साल हमने सऊदी अरेबिया में गुजारे। और उस 23 साल का जो हमारा तजर्बा था बड़ा खूबसूरत था। अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए कंपनी के लिए। पूरी दुनिया तो नहीं, मतलब चंद अच्छे, मतलब यूरोप अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज़ में मेरा जाना हुआ कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। फिर वो सारे कामकाज करने के बाद फिर ये है कि बैक टू पवेलियन। हालांकि मुझे काफ़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे वहाँ के लोग। अच्छी पोजीशन में था, मैं जनरल मैनेजर था, हर तरीके से माशाल्लाह किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैंने एक सेट गोल कर लिए थे कि भाई मुझे इंडिया ही वापस जाना है। जबकि मतलब मेरे कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और अमेरिका में जाके सेट हो गए और मुझे ले जाना चाह रहे थे। मेरे एक जावेद मुस्तफ़ा साहब दोस्त हैं, वो तो मेरे पीछे पड़े हुए थे, आज वो कनाडा में सेट है माशाल्लाह। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं जावेद भाई मैं तो वहीं अपने जहाँ पैदा हुआ हूँ, अपने वतन की मिट्टी का एहसास वापस ले आया। अपने वतन की मिट्टी, यहाँ पर जो भी है, जो सीखा है वो कम्युनिटी को वापस देना है थोड़ा बहुत। यकीनन इस देश ने हमें जब बहुत कुछ दिया है तो उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। यकीनन। और आई थिंक यही एहसास आपको वापस लेके आया। बहरहाल वापस आने के बाद में आपने ये डिसीजन पहले ही लिया था जब वापस आने वाले थे कि मुझे इंडिया जा करके ये सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, या फिर यहाँ आकर किसी चीज़ से आप इंस्पायर होकर इस चीज़ में आप शामिल हुए? नहीं, ईमानदारी से मैं आपको देखिए बताऊं, मैं जब यहाँ आया था तो सोशल एक्टिविटी वगैरह का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि भाई जो मैंने कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मैंने लिया है, तो उसको फिर मैं जा करके इंडिया में कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलूंगा। लेकिन इंडिया के अंदर वो माहौल नहीं है अच्छी क्वालिटी का
क्योंकि यहाँ पर ऐसे बेचारे सड़क छाप लोग ऐसे ऐसे ठेकेदार होते हैं ना, वो खड़े हुए हैं। लेकिन ये अब आप अगर, हमारा एटीट्यूड दूसरा था, तो हम यहाँ की मार्केट में, कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर मिसफिट थे, तो वो हमने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बंद कर दिया। अब ये है कि कोई अगर हमें बुला लेता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम सुपरवाइज कर देते हैं कंस्ट्रक्शन को। और फिर जाहिर सी बात है कुछ करना था तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत अल्लाह मियाँ ने सहारा बना दिया था हमारा। हमने पहले से ही सारी चीज़ सेट कर ली थी, हॉस्टल वगैरह छोटा सा बना करके, रोजी रोटी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चल रहा है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई अभी है कि हमको जो हमारे समाज ने हमको दिया है अब उसको पे बैक करने का टाइम है। तो उसी इंटेंशन से फिर हमने ये इंसानियत फाउंडेशन, मैंने तो नहीं बनाई, हमारे सदर साहब हैं डॉक्टर अजद हुसैन साहब, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे हम ये बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ रहूँगा। तो बस उन्होंने मुझे इनवाइट किया, फिर 11 लोगों की टीम बनाई और फिर हमारी इंसानियत फाउंडेशन शुरू हो गई। माशाल्लाह। अब इंसानियत फाउंडेशन के ज़ेर नज़र जो आप काम कर रहे हैं उसकी थोड़ी तफसीलत बताइए कि अब तक आने के बाद आज तक किस किस तरह के आपने काम किए हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। 2017 में मैं वापस आया था, तो तकरीबन 2018 में हमने अपनी ये फाउंडेशन शुरू कर दी। 2024 चल रहा है, अभी तकरीबन 6 साल हो गए। तो 6 साल में हमने बाकायदा अपनी इसको रजिस्टर कराया, हर तरीके से पूरा कंप्लीट सिस्टम में हम सारे रिकॉर्ड रखते हैं। और बस इंसानियत की खिदमत का एक जज्बा हमारी पूरी टीम के अंदर था। उसमें हमने कोई चीज़ें मतलब फिक्स नहीं की कि सिर्फ एजुकेशन में काम करना है या सिर्फ फलां चीज़ के अंदर काम करना है। जहाँ जो जिस तरह से कम्युनिटी को फ़ायदा हो जाए वो हमने काम शुरू किया। शुरू में हमने ये है कि हम मेरे जहन के अंदर काफ़ी मतलब वो देखता रहता हूँ, ज़रा बारीकी से समाज को देखने का मेरे अंदर एक वो है, शौक है। हाँ शौक है जी। तो अब उसके अंदर ये हमने देखा कि यहाँ पर जो बेगारियों का मामला है उसने तो बिल्कुल मतलब बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हमारे मुल्क का, हमारे मोहल्ले का। हर थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटखटा रहा है, हम सो रहे हैं, वो आकर के भिखारी जो है वो बेल बजा करके, अब तो बाकायदा तौर से बेल बजा करके, हाँ वो अपना आ रहा है कि साहब पैसे दो। तो फिर हमने उनको रोकथाम करने की कोशिश की और फिर हमने उनको काम से लगाने की कोशिश, ठेला रोजगार हमने लगा करके कुछ लोगों को दिया। लेकिन वो ठेला वेला ले करके फिर वो लोग गायब हो जाते हैं आमतौर से, क्योंकि होता ही है कि उनको बिना मेहनत करे जब ये है कि रोज़ाना इतना पैसा मिल रहा है, लगभग एवरेज 2000 रुपये ये लोग कमाते हैं, वो जहन बना लेते हैं। हाँ, तो समझिए महीने का 60,000 रुपये, और जो उनको पैसे देता है उसकी आमदनी लगभग होती है 15,000 20,000 रुपये। बेचारा नमाजी होता है, उसको अल्लाह मियां क्या खौफ होता है, वो अपना उसमें से निकाल करके 15,000 कमाने वाला 60,000 कमाने वाले को दे रहा है। और वो 60,000 कमाने वाला ना तो बिजली का बिल दे रहा है, ना इनकम टैक्स दे रहा है, ना GST दे रहा है, ना उसका कोई मेंटेनेंस है ना। और जो 15,000 वाला बेचारा वो मर मर के कमा रहा है। और तो हमने फिर ये कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र है पूरे अलीगढ़ में तो नहीं, लेकिन ये हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारा नूरबाग मोहल्ला जो है उसके अंदर हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि भिखारियों की आने की तादाद जो है 95% कम हो गई है। मोहल्ले वाले इस चीज़ की गवाह हैं। हमारे यहाँ कोई खास तौर से हम उनको टारगेट ज़्यादा करते हैं जो शोर मचाते हुए आते हैं लाउड स्पीकर पर। हम उनको कहते हैं कि भैया तुम्हारा साउंड सिस्टम जो है तकरीबन 20-30-40 हज़ार रुपये का है। भाई आपका मोबाइल फ़ोन जिसमें से आवाज़ आ रही होती है, रिकॉर्डिंग अल्लाह आपको हाजी बना दे, नमाजी बना दे। बैटरी रखी होती है, बैटरी हर एक को मालूम है आजकल कितने की आती है। इन्वर्टर हर एक के घर में है, तकरीबन ये है कि 10-15 हज़ार रुपये की बैटरी आती है। लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, ये सारी चीज़ें आती हैं, तकरीबन ये 40-50 हज़ार का सेटअप होता है। और ये लोग बाकायदा चला रहे हैं, धंधा चल रहा है पूरा। तो हम कहते हैं कि तू इसको बेच करके अपनी दुकान लगा ले, वो यहाँ मत आइए दोबारा, वरना हम तेरा हाल फिर कैसा करेंगे। तो खैर बहरहाल थोड़ा डरा धमका करके फिर अब हमारे यहाँ मोहल्ले के अंदर आते रहिए। हम कहते हैं कि काम करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और ये है कि भीख मांगोगे तो हम अब ये रिपोर्ट करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हमारी टीम के साथ अब ये है कि हम इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी शुरू करने वाले हैं। हमारे एक दोस्त हैं नदीम अंजुम साहब हैं, मतलब उनसे हमारी बात हुई है, तो वो अथॉरिटीज़ के साथ SSP और DM वगैरह के साथ मिलकर के प्लान बना रहे हैं। उन लोगों को जो खास जो छोटे बच्चे भीख मांगते हैं ना, वो तो बेइंतहा जुर्म है उनको भीख पे लगा देना। तो उनके लिए स्कूल में जब सरकारी
फैसिलिटीज हैं वहाँ पर, स्कूल में खाना मिलता है सरकारी स्कूलों में, तो माँ बाप जो है उनको छोड़ देते हैं। तो हमें ये पकड़ करके उनको स्कूलों में भर्ती कराने की मुहिम चलाने का प्रोग्राम अभी चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ये है, तो ये छोटा सा मतलब वो था बेकारियों का था। उसके अलावा ये है कि रोजगार का सिलसिला, फिर ये एजुकेशन के ऊपर भी ऑनलाइन, और फिर जेल में भी हम लोगों ने कराया लोगों को छुड़ाने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ऑकेजनली काम करते चले आ रहे जी हैं। जी तो जी। एजुकेशन में आप किस तरह से काम कर रहे हैं? एजुकेशन में बस ये है कि भाई जो बच्चे हमको डिजर्विंग मिलते हैं उनकी फीस वगैरह हम भरवा देते हैं। स्कूल ऐसा हमने इस्टेब्लिश नहीं किया है, मस्जिद में अलबत्ता हमने स्टडी सेंटर इस्टेब्लिश किया है। और हम 40 तकरीबन ये है कि 42-43 मस्जिदों में हमने वो मोहल्ला कमेटी बनाई है, और उसमें बैतुल माल कमेटी का भी क़याम किया है। तो हम लोगों ने उनको समझाया कि भाई आप अपनी मस्जिद में एक स्टडी सेंटर बनाइए, कम से कम जो मस्जिद के अतराफ में जो लोग मुस्तहिक़ हैं उनका ख्याल कीजिए, उनके स्कूल की फीस जमा करिए। कोई बीमार है, ऐसा ना हो कि हमारा कोई भाई बेचारा जो मुंह से कह नहीं पाता, कल को वो भिखारियों की लाइन में जा करके कटोरे लेके खड़ा हो जाए। तो हमें अपनी मस्जिद से इस चीज़ को शुरू करना है, और तकरीबन 40-42 मसाजिद के अंदर हम ये कमेटियां बना चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 40-42 मसाजिद के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल रहा है। कुछ कलेक्शन हो जाता है 2000, 3000, 4000 रुपये हर महीने। उससे ये है कि लोगों का वो, हमारी मस्जिद है अब्दुल्ला मस्जिद। अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर एक बच्चा है, हमने उसको असाइन किया हुआ है, मेंबर्स बना रखे हैं हमने, और वो लोग अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये हर महीने आ जाते हैं। उनसे फिर ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह, इलाज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो इज्तिमाई ज़रूरियात हैं उसके बारे में लोगों को हम करते हैं। हमारी मस्जिद के अंदर स्टडी सेंटर चल रहा है। मोहल्ले के जो गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको बुला करके हम मगरिब और इशा के बीच में बैठा करके उन लोगों को कोच करते हैं, उनको आइडियाज़ देते हैं पढ़ाने का। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत काम चल रहे हैं हमारे। एक काम और मैं आपको बता दूं जो बहुत ही अभी रिसेंटली हमने शुरू किया है, मीडिएशन सेंटर एसएसपी के ऑफिस में जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के दरमियान, फैमिली इश्यूज को लेकर के, हस्बैंड वाइफ के अंदर अपना जो तलाक वगैरह तक के मसले हो जाते हैं, तो वो हमने उसके अंदर ज्वाइन किया है, अपना पार्टिसिपेशन दिया है। और उसमें वहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी इश्यूज को हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं, और कई अल्हम्दुलिल्लाह करा चुके हैं। और उसके लिए मैंने एक कोर्स भी स्पेशल किया है अभी, तो वो कोर्स जो है मीडिएशन के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। हाँ, वो हेल्पफुल साबित हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राज भाई, अलीगढ़ एजुकेशन हब है, ये सब जानते हैं कि यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होने के अलावा बहुत सारे और बहुत से कॉलेजेस हैं और कॉन्वेंट स्कूल्स हैं। तो ये जो स्कूल की जो फीसिस है कॉन्वेंट की, जिस लेवल पर है, उस स्कूल्स में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। तो इस पॉलिसीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए कि लोगों के लिए एजुकेशन ईजी और आम हो जाए, और लोग छोटे और सरकारी स्कूलों में जाना पसंद नहीं करते। जी जी, ये नोटिस किया गया है कि उसको अवॉइड करते हैं, और सबका रुझान मोस्टली होता है कॉन्वेंट स्कूल में जाए। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल की हालत आप अच्छी तरह जानते हैं कि एडमिशन फीस, मंथली फीस, दिस एंड दैट। तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि ताकि लोगों के लिए वो चीज़ें ईजी हो जाए? बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। गवर्नमेंट की स्कीम है 20% स्टूडेंट्स कॉन्वेंट स्कूल्स, जो बड़े बड़े ए क्लास स्कूल्स हैं, उनको कंपल्सरीली एडमिशन देना है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेडी फातिमा स्कूल है आपका यहाँ पर जी। शाम में उन लोगों के लिए क्लासेस अलग चलती हैं, डे क्लासेस अलग होती हैं, और ये शाम की जो क्लासेस होती हैं वो बेचारे जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी है उनके लिए उन्होंने वो किया हुआ है। तो अलीगढ़ का मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा स्कूल है, और हर अच्छे स्कूलों के अंदर ये गवर्नमेंट की तरफ से, शायद लोगों को मालूमात नहीं है इसके बारे में, वो आप बताएं इसलिए हम चाहते हाँ हैं हाँ बिल्कुल। बात आप तक तो पहुंचे। हाँ, एक काम ये आपको मैं बताना भूल गया कि गवर्नमेंट की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी फाउंडेशन उन स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है, अवेयरनेस चलाती है कि भाई आप बजाय इसके इधर उधर मारे फिर रहे हो, गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हो, जाकर के देखो कि कितने करोड़ों अरबों रुपए का बजट हर साल तुम्हारे लिए माइनॉरिटीज के लिए सरकार देती है।
उसमें जैसे मतलब शादी अनुदान है, 20,000 रुपये शादी के मिलते हैं गरीब लोगों को, जो BPL से नीचे होते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते हैं, दुनिया भर की तरह तरह की स्कीम्स आती हैं। वो वहाँ जाकर के अलीगढ़ में जो DM का ऑफिस है उसके पास में एक माइनॉरिटी सेल है, अल्पसंख्यक कक्ष, वहाँ पर सारी जो स्कीम्स होती हैं लेटेस्ट वहाँ लिखी हुई हैं, और अगर वहाँ कई बार हटा भी देते हैं तो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो वहाँ हम लोग ये भी काम करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो पब्लिक तक पहुँचाएं, बजाय, क्योंकि हम लोग हर एक को तो पैसे दे नहीं सकते, तो हम उनको वहाँ पर डाइवर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये बात मैं भी कहूँगा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी सबके लिए इश्यूज की हुई हैं, और उसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं। और जहाँ लोग अवेयर होते हैं तो बीच के लोग उन तक उन चीज़ों को इतना मुश्किल कर देते हैं कि वो चीज़ें उन तक वो हासिल नहीं कर पाते। जी जी, ये बात बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। तो अब इस तरह से जो सिस्टम एजुकेशन का चल रहा है, और NGOs अपने अपने सेंटर्स बना बना करके बच्चों को पढ़ा रही हैं, और जिस तरह से लोगों का रुझान है, उसके बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करें, एजुकेशन की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। क्या वजह हो सकती है इसकी? ये बहुत वाकई हकीकत अलमिया है ये, कि इस वक्त जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो एक ज़माना हो गया है हुए, तो कुछ सियासी मकासद की वजह से भी, और खैर वो तो सेकेंडरी चीज़ है, वो तो हमारे अपने अंदर जो है वो गफलत और लापरवाही है। हम अपने बच्चे को पैदा होते ही जो है वो या तो ताले की इंडस्ट्री में लगा देते हैं, या अपने नारी की दुकान पे ले जाके खड़ा कर देते हैं, या कबाब बनाने पे लगा देते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं, और तालीम की तरफ जो है वो हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये आपकी ख़ास तौर से ये एम फाउंडेशन माशाल्लाह जो गरीब बच्चों के लिए जो काम कर रही है ज़बरदस्त, वो उसको तो मैं सल्यूट करता हूँ माशाल्लाह। उसमें तो मतलब इसी तरह से हम लोगों को ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर, जो टैलेंट उनके अंदर भरा होता है, बस उनको तलाश करने की ज़रूरत है, जो आपकी फाउंडेशन एम फाउंडेशन माशाल्लाह कर रही है। हम भी अपने मोहल्ले के अंदर कोशिश करते हैं टैलेंट सर्च, गाहे बगाहे नेशनल फेस्टिवल्स पर या और दूसरे मौक़ों के ऊपर बच्चों को हमने जैसे लेमन रेस लगवा दी, टेबल टेनिस, कैरम, एजुकेशन के ऊपर मैथमेटिक्स ओलम्पियाड, इंग्लिश का, उर्दू का, हिंदी का टेस्ट वगैरह लेकर के, और टग ऑफ वॉर होते हैं ना, रस्सा खींचते हैं, मतलब 10 बच्चे इधर खड़ोगे, 10 बच्चे, एंटरटेनमेंट आप बच्चों को देंगे तो बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे। और फिर उन बच्चों को हम यूज करते हैं कि बेटा देखो हमारे मोहल्ले में कोई भिखारी ना घुसे। हम बच्चों को यूज करते हैं इस तरह से, मोटिवेट करते हैं, यूज लफ्ज सही नहीं है, मोटिवेट करते हैं कि देखो बेटा जहां पर भी पानी गिर रहा हो, टंकियों से ओवरफ्लो होता है पानी, तो वहां तुम्हें जाकर के घंटी बजा करके बोलना है कि सर हम इंसानियत फाउंडेशन से आए हैं, आपसे गुजारिश है कि आपने 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना ली है, 3,000 रुपए का एक ऑटो कट सिस्टम और लगा लीजिए, क्योंकि इस पानी के ऊपर सिर्फ आपका हक नहीं है, बल्कि हम बच्चे हैं भी, हम अभी बड़े होंगे और फिर हमारी जनरेशन होगी, वो पानी कहाँ से पिएगी जब पानी नीचे जमीन के अंदर खत्म होता चला जा रहा है। इसको जाया ना करें, उसको जाया ना करें। तो ये एजुकेशन ओवरऑल हमको देने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी कम्युनिटी को और सारी कम्युनिटीज को, क्योंकि पानी किसी एक का नहीं है, वो हर एक का पानी है। आप बेंगलोर में देख लीजिए आजकल मद्रास में पिछले साल क्या हालत हुई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर पानी खत्म हो गया, कहाँ का, और अब तो आगे आने वाले टाइम के अंदर पानी खत्म है। वैसे भी 3% पानी बनाया है अल्लाह मियां ने टोटल, हालांकि 70 कितना मतलब 2/3 वाटर है, लेकिन वो 2/3 वाटर आप पी नहीं सकते, यूजेबल। हाँ, लेकिन उस 2/3 वाटर में से सिर्फ 3% जमीन के नीचे पानी रखा है अल्लाह मियां ने, उसको बचा लो अगर ये है कि जिंदा रहना है। ये हमारा वो है। पानी की सेविंग पे मुझे याद आया कि मुंबई में हम लोग एक प्रोग्राम करते थे, तो मीरा रोड में, शायद नाम भूल रहा हूँ, अशरफ साहब, आरिफ साहब या कुछ इस तरह का नाम है, और बहुत ज़ईफ़ है माशाल्लाह, 70+ उनकी एज थी। ये मैं आपको पिछले 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उनका एक प्रोग्राम हमने किया था एक चैनल पर, तो उनका ये सिलसिला था कि एक प्लम्बर के साथ उनकी टीम थी, 2 लोगों की, पूरे टूल्स लेकर के, और वो जगह जगह घूमते थे और अपना नंबर शेयर कर रखा है कि अगर किसी को कहीं पर भी, चाहे घर में हो चाहे रोड पर हो, पानी की वेस्टेज होती नजर आए, पानी लीकेज हो रहा है, पाइप टूट गया है, तो प्लीज़ इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सर्विस देंगे। इवन घर पर भी कोई मसला है, प्लम्बर नहीं आ रहा, तो वाटर सेविंग के लिए बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई हुई थी,
और बहुत काम किया। तो बहुत वो ज़्यादा। आपने जो छोटे बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार किया और इस एजुकेशन को दिया है वाटर सेविंग के लिए, बहुत अच्छा काम है। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम बच्चों को तैयार करते रहें, बच्चों को एहसास दिलाएं कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं है, तो बच्चे अभी से सीखेंगे तो आइंदा उसका ख्याल रखेंगे। यकीनन, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बात तो बहुत सारी है, रात भर वक्त कम होता है, और मेरे ख्याल से हम बात करने जाएंगे तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे इसमें जा सकते हैं। बस अब इस एपिसोड के आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस तालीम और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी आवाम को, हमारे न्यू जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि फैसिलिटीज़ पढ़ाई लिखाई की दुनिया में अवेलेबल हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। बिल्कुल। इंटरनेट को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो आप कहीं से कहीं चले जाएंगे। एक ज़माना था जब पहिए की ईजाद हुई थी, व्हील इन्वेंशन हुआ था। जी। उसके और उसमें जो व्हील के ऊपर चढ़ गया वो आगे निकल गया, बिल्कुल। जो नहीं चढ़ा वो वहीं खड़ा रह गया। आज के ज़माने में ये एक नया रेवोल्यूशन आया है इंटरनेट का, जी। आईटी का। इसको अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तो वो वहीं खड़ा रह जाएगा। बाकी दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। तालीम हासिल करने के लिए तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी हैं और उसके अलावा एनजीओज़ आपकी जैसे है, वो बहुत सारी एनजीओ जो हैं वो तालीम के लिए काम कर रही हैं। बस इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। और ख़ास तौर से मैं पेरेंट्स, हमारे बच्चों के जो वालिदैन हैं, मैं उनसे ख़ास तौर से हाथ जोड़ करके अदब के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक रोटी कम खा लो, आधी रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ा लो। हम देखते हैं कि अपना शादियों के अंदर लोग खर्च करते हैं, अपना गरीब आदमी है लेकिन सारा दुनिया का इंतज़ाम कर लेगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए लापरवाही है। तो पढ़ाई लिखाई एक ऐसी रोशनी है जो आदमी को कहीं से कहीं रास्ता दिखाती है और दुनिया में आगे बढ़ने के सैकड़ों मौके मिल जाते हैं। आपने इंटरनेट की बात की, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल करेंगे तो इससे एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, बहुत हेल्पफुल हो गया है। आज तमाम दुनिया की तालीम के लिए कोई भी चीज़ सर्च करना हो तो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। हमारे यहाँ की जनरेशन और जितने यंगस्टर्स हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। मसला क्या है कि वो सही इस्तेमाल नहीं करते। हाँ बस ये चीज़ मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। जी। यूज सब कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के वाहियात और वल्गर वीडियोस देखते हैं, बेहुदा चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों की बजाय अगर सही चीज़ सीखें, दीनी तालीम भी तो आपको अवेलेबल है, बेशक। दुनिया की तालीम भी अवेलेबल है, जनरल नॉलेज भी अवेलेबल है। जो चाहे दुनिया का हर सवाल आपको जवाब देता है इंटरनेट। हर सवाल का जवाब इंटरनेट में मौजूद है। यकीन। हम तलाश उसको करें, लेकिन मसला क्या है कि हम वो सब छोड़ करके नॉनसेंस चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारा वक्त और पैसा ज़ाया तो हो रहा है, लेकिन हम सीख कुछ नहीं पा रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि उन चीज़ों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ताकि अब छुरी हमको दी सब्जी काटने के लिए, अगर किसी इंसान का अगर हाथ काट दोगे तो छुरी की खता तो नहीं है, खता तो काटने वाले की इंसान की है। तो इंटरनेट को गलत कहना तो मैं गलत समझता हूँ। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले गलत हो सकते हैं, इंटरनेट को नहीं। भाई देखिए, साइंटिफिक जितने भी इन्वेंशंस हुए ना, उनके दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आप उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप फायदा उठा लेंगे। नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपका जहाज नीचे आन के गिर पड़ेगा। हाँ, तो ये मोटी सी बात है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, देखिए ये जो बच्चे इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसमें उन बच्चों की गलती कम है, उन पढ़े लिखे लोगों की गलती ज़्यादा है जो उनको रोकते नहीं हैं। करेक्ट। मैं देखता हूँ अक्सर हमारे मोहल्ले के अंदर पहले अपना बच्चे जो है सर जोड़ करके एक मोबाइल के ऊपर बैठ जाते थे। पबजी एक गेम आता है बड़ा खराब किस्म का, वो बच्चे देख करके खुदकशी करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, कुछ तो कर रहे हो, बता तो दो मुझे। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो हमें भी साथ में ले लो, अच्छी कोई चीज़ अगर देख रहे हो। और अगर बेटा बुरा काम कर रहे हो तो इसको मत करो। नहीं, अगर वो पबजी खेल है वो देख खेल है। मैंने कहा बेटा पबजी से तो आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये मत खेलो बिल्कुल। तो उन्होंने फिर वहां पर खेलना बंद कर दिया। शुरू में प्यार से मैंने कहा, लेकिन फिर खेले थे, फिर बाद में सख्ती की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मोहल्ले के अंदर कोई बच्चे इस तरह से बैठते नहीं है सर जोड़ करके अपना। कई बार होता है ना, मतलब एक मोबाइल यहाँ पर और 8 बच्चे देख रहे हैं लगातार उसको। तो ये नहीं। तो हमें ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। और पढ़ाई लिखाई का क्या मकसद है
अच्छाई और बुराई में फर्क करना। यकीन। अगर ये है कि दुनिया में बुरा काम हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि पढ़े लिखे लोग उस बुरा काम करने वाले को रोक नहीं पाते, जबकि वो उस पोजीशन में होते हैं। फिर बाद में वो इतना बुराई इतनी बढ़ जाती है कि वो उनके लिमिट से बाहर हो जाती है कि अब अगर वो चाहे भी तो वो रोक नहीं सकते। तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, तभी वो पढ़ाई लिखाई कहलाएगी जब हमारे दिमाग में अच्छाई और बुराई में फर्क करने का सलीका आ जाए, वरना वो पढ़ाई लिखाई गधे पे आपने लाद दी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहत भाई, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। नाज़रीन इकराम, मुझे यकीन है कि हमारे साथ साथ आप लोगों को भी यकीनन मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह की मकबूल और मशहूर पर्सनैलिटीज़ के साथ हम अपने स्टूडियो में आपकी खिदमत में नई नई जानकारी लेकर हाजिर होते रहेंगे। बस मेरा फिर वही आपसे तक़ाज़ा, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राहत भाई, अगर आप भी कहते तो बड़ी इनायत होगी। यकीनन हमारे शम्स भाई जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, इतना एजुकेशन का और सारा कंप्यूटर का दुनिया भर का, जैसे अभी मैं आईटी का जिक्र कर रहा था, कितना काम चल रहा है यहाँ पर। हमारे इस चैनल को, एम फाउंडेशन के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है वो सारी दुनिया तक पहुँचे, लोग उससे फ़ायदा उठाएं। इस चीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अमीर निशां अलीगढ़ के अंदर इतना शानदार काम हो रहा है एम फाउंडेशन के ज़रिए। बच्चों को बाहर से ला ला करके पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस हैं, और एक ज़माने से ये काम चल रहा है, कई सालों से। इस वक्त तालीम हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी वजह से, गुर्बत की वजह से, उन बच्चों को यहाँ ला करके पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमें अपनी ज़िम्मेदारी को आज के दौर में समझने की ज़रूरत है, और हमें अपने जो अतराफ़ में जो बच्चे हैं मुस्तैफ़, उनको यहाँ पर भेजना है। ए फाउंडेशन में नीचे अभी टेलीफोन नंबर आप आएगा, उसके ऊपर आप कॉल कीजिएगा। यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं ए फाउंडेशन के, साथ ही एक ज़माने से चूँकि चल रहा है, अखराजात होते हैं। आज ये रमज़ान का भी महीना चल रहा है, तो इसमें आप हज़रात से मैं ख़ुसूसी तौर से एम फाउंडेशन के लिए गुजारिश करूँगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट जितना हो सके आप इनको कीजिए। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से ये जो सेटअप है, पूरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अब ओन करने का प्रोग्राम हो रहा है, वरना वो खाली कराने की बात कर रहे हैं। तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट, और फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा जो लोग अपनी पूरे आइटम दे सकें, जैसे कि 3-4 चीज़ें हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म है, बच्चों के लिए किताबें वगैरह हैं, एलईडी मॉनिटर है। आजकल स्मार्ट क्लासेस का एक रिवाज है कि उससे बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं। एक एलईडी मॉनिटर था यहाँ, लेकिन उसमें कुछ ख़राबी आ गई, तो जो साहिब सरवत जो लोग हैं, वो उनसे गुजारिश है हमारी कि स्कूल के लिए, यहाँ के लिए एक एलईडी मॉनिटर प्रोवाइड करवा दें। मेज़ कुर्सियाँ बच्चों के लिए, वो अपना प्लास्टिक की टूट जाती हैं, ज़्यादा बच्चे इधर उधर करते हैं, तो नई मजबूत कुर्सियाँ बनाने का प्रोग्राम है। एसी 2 टन का, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का कई कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें बच्चे बैठ कर के गर्मियों में ख़ास तौर से जो पढ़ते हैं, तो उनके लिए एसी की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करके सवाब हासिल करें और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।